नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। जानते हैं अब सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का नाम कर्नाटक से प्राप्त 3 स्थानों और मध्य प्रदेश से प्राप्त एक लघु शिलालेख में प्राप्त होता है। अशोक का 4 बार नाम आता है इस लघु शिलालेख में। अशोक का नाम उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत के किसी अभिलेख में नहीं मिलता है। शायद इसलिए जिन अभिलेखों में उसका नाम नहीं मिलता वहां उसे देवा प्रियदर्शी कहा गया है। देवा प्रियदर्शी मतलब देवताओं के प्रिय, इसलिए अशोक का नाम छोड़ा गया। इस उपाधि को जहाँ पे अशोक नहीं मिलता वहां पे देवा प्रियदर्शी मिलेगा। ये उपाधि अनोखी नहीं थी, इनके पूर्वजों ने भी इसे प्रयोग किया था। अशोक के अभिलेख तत्कालीन भारत में पाए गए हैं। कुल मिलाकर वे 47 स्थानों पर पाए गए हैं। इसकी संख्या 182 है। इसमें 2 नकली अध्यादेश भी शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी भाग में अरमाइक और खरोष्टी लिपि मिलती है। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में प्राकृत में और ब्राह्मी लिपि में ये अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख प्रणाली भारतीय राजाओं ने ही शुरू की थी। अब अशोक के उस विश्वविख्यात कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1 लाख लोग मारे गए, लाखों तबाह हुए इस युद्ध में। 1.5 लाख लोग कैदी बनाए गए। भेरी घोष का स्थान धम घोष ने ले लिया। इस कलिंग युद्ध के बाद इतने जब लोग मारे गए और इस घटना को देख के, इतने लोगों की मृत्यु को देख के, नरसंहार को देख के अशोक का शायद हृदय द्रवित हुआ और जो भेरी घोष, जो रण में बसने वाला भेरी घोष था, वो धम्म घोष में परिवर्तित हो गया। बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। राजा बनने के 8वें वर्ष में युद्ध हुआ था। ये पश्चिम एशिया और यूनान में शांति, इसने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद पश्चिम एशिया और यूनान में धम्म घोष के लिए यूनान में शांति दूतों को भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में धर्म प्रचारक भेजे गए। राजुका अधिकारी नियुक्त हुए, जो सजा और इनाम दोनों दे सकते थे। कंधार के अभिलेख में एक शिकारी और मछुआरे के साथ उनकी नीति का उल्लेख है, जिन्होंने पशु हत्या, त्याग, कृषि जीवन अपनाया। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। धम्म महामात्रों को महिमा सहित विभिन्न सामाजिक समूह में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया गया। अभिलेखों को धम्म लिपि कहा जाता था। दूसरी थी पहली शताब्दी श्रीलंका में ब्राह्मी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूसरी और पहली शताब्दी के श्रीलंका में ब्राह्मी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए 27 अधीक्षक नियुक्त किए गए थे, चाणक्य के अनुसार। मेगस्थनीज ने भारत में कोई दास नहीं देखा। शाही सड़क मेगस्थनीज आया था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। मौर्य वंश का ही पूरा है, उसी को फॉलो कर रहा था ना अशोक। तो मेगस्थनीज ने क्या लिखा है कि भारत में कोई दास उसने नहीं देखा। शाही सड़क वैशाली और चंपारण से होते हुए पाटलिपुत्र से नेपाल जाती थी। हिमालय की तराई में भी सड़क चंपारण वैशाली से कपिलवस्तु, कलसी जो देहरादून में है, हाजरा और अंततः पेशावर जाती थी। पेशावर पाकिस्तान में है, उसको पुरुषपुर बोलते थे पहले, आज उसका नाम पेशावर है। उत्तर पश्चिमी भारत भी पाटलिपुत्र से जुड़ा था। पाटलिपुत्र से सासाराम और वहां से मिर्जापुर से फिर मध्य भारत तक एक रोड जाती थी। एक मार्ग मध्य भारत से होकर कलिंग, फिर आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक तक जुड़ा था। मतलब ये है कि अशोक ने साउथ से लेके गंधार तक अपनी पहुंच बना रखी हुई थी इन मौर्य साम्राज्य वालों में। अशोक के स्तंभ अभिलेख महत्वपूर्ण राजमार्गों पर मिलते हैं। शिला स्तंभ वाराणसी के निकट चुनार में बनाए गए थे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा कर संग्रह में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से कलकत्ता जाता था जो मार्ग, उन्हें अंग्रेजों द्वारा यूज किया गया उसके मार्ग को, अशोक के मार्ग को। 1830 में भाप नौका चली। उससे पहले इसे अशोक के मार्ग को ही यूज किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। क्योंकि 1830 में भाप नौका चल गई तो फिर अपने जन मार्गों को भी अंग्रेजों ने यूज किया। उससे पहले अशोक के मार्ग को ही वो यूज करते थे। तोसली, सुवर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय शक्ति के केंद्र थे।
मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में मौर्य महल ईरान की राजधानी के महल की तरह ही था। पटना के कुम्हरार में जो खंबे मिले हैं, उनके टुकड़े के जो साँच हैं, उसमें से एक 84 स्तंभों वाले महल का साँच मिल देते हैं। वो जो खंबे हैं पटना के कुम्हारार में जो मिले हुए हैं, वो एक 84 स्तंभों वाले महल का साक्ष्य देते हैं। स्तंभ काले रंग के बलुआ पत्थर से बने थे। खंभों के शीर्ष पर एक शेर और बैल की मूर्ति थी। बौद्धों के लिए पटना से 30 किलोमीटर दूर बराबर की गुफाएं बनी थी। 12 बर की गुफा बनी बौद्धों के लिए। अर्यन नामक लेखक के अनुसार नगरों की संख्या बहुत ही अधिक होने के कारण उनकी संख्या बताना संभव नहीं है। मतलब क्या है कि सभी सुखी थे, शहरी जीवन था, ग्रामीण जीवन भी उतना ही अच्छा था। शहर ज्यादा होंगे इसका मतलब ये, शहर ज्यादा मतलब व्यापारिक केंद्र ज्यादा होंगे, और गांव का सामान आसानी से उन जगह बेचा जाता था। कुदाल, फावड़ा व अन्य चीजें मिली हैं। स्पोक वाला पहिया भी मिला है। सबसे पहले पकी ईंटों का प्रारंभ मौर्य काल में ही शुरू हुआ। जो उत्तर पूर्वी भारत में पहली बार पकी ईंटों का प्रारंभ मौर्य काल में ही शुरू हुआ था। बांग्लादेश के बागरा जिले में महास्थान अभिलेख मौर्य ब्राह्मी लिपि में पाया गया है। मौर्य की जो ब्राह्मी लिपि थी उसमें पाया गया। बांग्लादेश के बांग्ला जिले में महास्थान एक अभिलेख पाया गया है, वो ब्राह्मी लिपि में है। पश्चिम बंगाल के दीनाजपुर में जिले के बनगढ़ में उत्तरी काले मृदभांड मिले हैं। 24 परगना में चंद्रकेतुगढ़ में टुकड़े पाए गए हैं मौर्यकालीन। 24 परगना भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में भी गंगा घाटी से संबंध के साक्ष्य मिले हुए हैं। शिशुपालगढ़ में लोहे के औजार और पंच चिन्हित सिक्के मिलते हैं। जगोड़ा के निकट ही अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शिशुपालगढ़ इनके नजदीक है, ये भी उड़ीसा के अंदर ही है। धौला और जगोड़ा के निकट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो शिशुपालगढ़ के बहुत नजदीक है। 256 रातें अशोक ने तीर्थों में गुजारी। उत्पीड़न रोकने के लिए अधिकारियों में फेरबदल किया कि कोई एक जगह पे अगर अधिकारी टिक के रह रहा है तो हो सकता है वो करप्शन करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे। उसने अपना जो वो था एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका था, उसने उसको मजबूत बना के रखा। शासकीय प्रणाली अच्छी बना के रखी उसने। इसके साथ चीनी शासक सी हुआंगती ने ईसा पूर्व 2220 में सीथियन से बचने को चीन की दीवार बना दी। अब सीन क्या बैठा कि चीनी जो शासक था सी हुआंगती, उसने चीन की दीवार बना दी 220 ईसा पूर्व में सीथियन से बचने को, जिससे पश्चिमी क्षेत्र पर खतरा बढ़ गया। अभी क्या है, पश्चिमी क्षेत्र पर खतरा बढ़ गया और इधर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसने वही कर दिया जो मैंने अभी पुष्पमित्र के बारे में बताया था ना, उसका। इसी अशोक मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ है, वो यहीं से शुरू हो गया था। अशोक के टाइम से टूटना, राज्यों का टूटना, भारतवर्ष का टूटना शुरू हो गया था, जब उसने अहिंसा की पद्धति अपना ली थी, लोगों से कर लेना बंद कर दिया था, शासकीय प्रणाली धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी तब। और उस समय पर्शियंस का, जब उधर सीथियंस का खतरा बढ़ने लग गया, चाइना के जो शासक थे सी हुआंगती, उन्होंने चाइना की दीवार बना दी 220 ईसा पूर्व में। तब ये खतरा वहां बढ़ने लग गया, तो अब वो उन्होंने दीवार बना दी, तो सीथियंस अब चाइना तो जा नहीं पाएंगे, वो कहाँ आएंगे, भारत में आने का खतरा बढ़ गया। लेकिन अशोक धर्म प्रचार में व्यस्त रहा, उसने कोई सैनिक मजबूती नहीं बनाई। सीथियन के बढ़ने से पर्शियन हिंसक यूनान भी भारत की ओर बढ़े। अब सीथियन बढ़े तो ये भी बढ़े साथ में, पर्शियन शक और यूनान भी भारत की ओर बढ़े। अशोक के लिए बारे में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और भारत सरकार की कोरोना से संबंधित गाइडलाइन जरूर फॉलो करें। मास्क पहने, दूरी बनाए रखें। जय हिंद, नमस्कार।